नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां एवं उनके कर्तव्यों के विषय में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख होने के नाते अनेकों शक्तियां प्राप्त हैं। अनेकों शक्तियां कहने का मतलब कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी की शक्ति एवं राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति। तो दोस्तों, हम आज इस वीडियो में मुख्य रूप से राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के विषय में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कार्यकारी शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर्स के विषय में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां कौन कौन सी है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 53 में यह स्पष्ट रूप से व्याख्यान किया गया है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वह राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। संविधान का अनुच्छेद 53 यह स्पष्ट रूप से कहता है, इस बात की व्याख्यान की हुई है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुसार जो संघ की शक्तियाँ हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम कानून बनाना है, कार्यपालिका इसको लागू करती है एवं न्यायपालिका का काम यह सुनिश्चित करना है कि कहीं इस नियम से, कहीं इस नियम कानून से कहीं किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का, मूल अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। यह काम न्यायपालिका का सुनिश्चित करना है। तो बोलता है कि जो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वह राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों के माध्यम से, जिसका कि प्रधान देश के प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन दोस्तों, अब ये अलग बात है कि संविधान का अनुच्छेद जो 74 है वो यह कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता तथा सलाह के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। वह संविधान के अनुसार अपने कार्य व कर्तव्य का उनकी सलाह पर ही निर्वहन करेगा। मतलब संविधान का अनुच्छेद 53 यह कहता है कि कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां होगी वह राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग वो किस तरह से करेगा? तो बोलता है कि उन शक्तियों का प्रयोग वह अनुच्छेद 74 के जो वर्णित है, जो जिसमें वर्णन किया गया है कि उन शक्तियों का प्रयोग वह राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के सलाह से ही करेगा, उनकी मंत्रिपरिषद के सलाह से ही करेगा, जिसका कि प्रमुख जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री की सलाह मशवरा के बाद ही राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करने में समर्थ होगा। तो यह स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 74 में इस चीज़ का व्याख्यान किया गया है। दोस्तों, भारत सरकार के जितने भी शासन संबंधी कार्य होते हैं वे सभी के सभी राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। राष्ट्रपति नियम बना सकता है ताकि उसके द्वारा दिए जाने वाले आदेश और अन्य अनुदेश वैध हों। जी हाँ दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को ऐसा अधिकार दिया गया है कि वह नियम बना सकता है, ताकि यदि वो नियम बना सकने में समर्थ होगा तभी तो उसके द्वारा जो भी आदेश दिए जाएंगे वो सभी के सभी वैध होंगे, लोग उस चीज़ को मानेंगे, उस आदेश को मानेंगे। तो यह राष्ट्रपति को ऐसा अधिकार भी दिया गया है कि कुछ हद तक वह नियम भी बना सकता है। वह ऐसे नियम भी बना सकता है जिससे केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके तथा मंत्रियों को भी उक्त कार्य सहजता से वितरित हो सके। राष्ट्रपति केंद्र सरकार के सरलता से काम करने तथा मंत्रियों में भी कार्यों का वितरण सरलता से हो सके, इसके लिए भी उसे नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। वह ऐसे नियम बना सकता है। वह प्रधानमंत्रियों तथा उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा वे उसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। राष्ट्रपति क्या होता है कि लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसके जो प्रधान होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्री परिषद के और भी जो बाकी सदस्य हैं उनकी नियुक्ति का काम राष्ट्रपति को दिया गया है। वो प्रधानमंत्री से सलाह मशवरा करते हुए उन मंत्री परिषद के सदस्यों का वो नियुक्ति करता है। यह राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति भी करता है तथा उसके वेतन आदि निर्धारित करता है।
महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे कार्य करता है। राष्ट्रपति क्या होता है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, उसके वेतन आदि तय करता है, और महान्यायवादी जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे कार्य करता है। यहाँ पे एक बात आपको बता दूं, प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कृपा बने रहने तक। मतलब राष्ट्रपति की जब तक कृपा है तब तक वह अपने पद पे बना रहेगा। जब चाहेगा राष्ट्रपति किसको पद से हटाना है तो उसे स्वेच्छापूर्वक हटा सकता है, उसके लिए उस पर कोई रोक नहीं है, वो हटा सकता है, ऐसा राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो महान्यायवादी की तो नियुक्ति करता है। अब ये महान्यायवादी क्या है, वह महान्यायवादी को हम अटर्नी जनरल भी कहते हैं। तो महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करता है और उसका वेतन आदि भी वह निर्धारित करता है। महान्यायवादी प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे कार्य भी करता है, ये भी सही है। भारत का जो महान्यायवादी होता है भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, और वह भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का एक प्रमुख वकील भी होता है। बोलता है कि राष्ट्रपति को उसी व्यक्ति को महान्यायवादी के रूप में नियुक्त करेगा जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, जो व्यक्ति भारत का नागरिक हो और जिसने 10 साल के लिए उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में कार्य करने का उसको अनुभव हो। किसी ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त कर सकता है। देश के महान्यायवादी का यह कर्तव्य होता है कि वह कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह दे और कानूनी प्रक्रिया की उन जिम्मेवारियों को निभा सके जो राष्ट्रपति की ओर से उसके पास भेजे जाते हैं। यह महान्यायवादी का कर्तव्य होता है। तो किसी ऐसे व्यक्ति को वह राष्ट्रपति जो है वह महान्यायवादी के तौर पे नियुक्त कर सकता है। संविधान जो है वो महान्यायवादी को निश्चित पदावधि प्रदान नहीं करती है, कोई निश्चित उसका पदावधि नहीं है। संविधान में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि न्यायवादी जो है वो कितने साल तक अपने पद पे बने रहेंगे या कितने साल में उनकी पद समाप्त हो जाएगी, कोई निश्चित पदावधि नहीं है। वो राष्ट्रपति के ऊपर है कि उनकी मर्जी के अनुसार वो कार्य करेगा और जब चाहेगा राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। और संविधान में इसका भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि उसको हटाने की क्या प्रक्रिया होगी या किस आधार पे उसको हटाया जा सकता है, इस चीज़ का भी कोई उल्लेख नहीं है। वो सभी के सभी राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ा गया है, उस चीज़ को राष्ट्रपति को अधिकार दे दिया गया है। महान्यायवादी को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित ही वेतन प्राप्त होता है। राष्ट्रपति जितना वेतन चाहेगा निर्धारित होता है, वही महान्यायवादी को एक वेतन दिया जाता है। वैसे बता दें आपकी जानकारी के लिए कि फिलहाल महान्यायवादी की जो वेतन है वो 90,000 रुपये तय किए गए हैं। संविधान में महान्यायवादी का वेतन निर्धारित नहीं किया गया, वो राष्ट्रपति द्वारा तय किया गया वेतन है। इसमें घटाया बढ़ा सकता है, वो राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो इसके अलावा और भी बहुत सारे पद पे जो लोग काम करते हैं उनकी भी नियुक्ति करता है। जैसे भारत के महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों के, राज्य के राज्यपालों को, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों आदि की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है भारतीय संविधान द्वारा स्थापित प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण मतलब होता है लेखों की सत्यता की जांच करना। यह एक स्वतंत्र संस्था है और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वह महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा ही मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की भी नियुक्ति की जाती है। उनके द्वारा ही संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राज्य के राज्यपालों की भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। वित्त आयोग के अध्यक्ष व उनके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। बोलता है कि वह केंद्र के प्रशासनिक कार्यों और विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकती है। वह केंद्र सरकार के जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं या विधायिका से संबंधित जो प्रस्ताव होते हैं उस चीज़ की जानकारी की मांग वह प्रधानमंत्री से कर सकती है। यह ऐसा राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है। प्रतिवेदन का मतलब होता है कि किसी भी प्रस्ताव का क्रमबद्ध एवं संक्षिप्त विवरण, किसी प्रस्ताव का क्रमबद्ध एवं संक्षिप्त विवरण। तो बोलता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी ऐसे निर्णय का क्रमबद्ध एवं संक्षिप्त विवरण भेजने के लिए कह सकता है जो किसी एक मंत्री द्वारा लिया गया हो,
किंतु पूरी मंत्रिपरिषद ने इसका अनुमोदन नहीं किया हो, पूरी मंत्रिपरिषद ने इसका समर्थन नहीं किया हो, किसी ऐसे प्रस्ताव के लिए राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री से क्रमबद्ध एवं संक्षिप्त विवरण मांगने के लिए सक्षम है, वो मांग सकता है, ऐसा उसको अधिकार दिया गया है। वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति भी कर सकता है। राष्ट्रपति को ऐसा अधिकार है कि वह किसी अनुसूचित जाति की भलाई के लिए, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों की भलाई के लिए किसी आयोग की नियुक्ति कर सकता है। आयोग क्या होता है? कोई कर्तव्य या दायित्व जो किसी व्यक्ति को किसी पद पर कार्य करने के लिए प्रदान किया गया हो, उसको क्या कहते हैं? आयोग कहते हैं। तो किसी ऐसे आयोग की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति जो है वो कर सकता है, ऐसा राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। वह केंद्र और राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि यदि केंद्र और राज्य के बीच में कुछ विवाद होता है या राज्यों के बीच में विवाद होता है तो उस चीज़ को निपटारा करने के लिए वो एक अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति भी कर सकता है, ऐसा भी राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है, ऐसा राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो है जून 1990 में की गई थी और इसकी जो पहली बैठक है 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। दोस्तों, अंतर्राज्यीय जो परिषद है उसमें अनेकों सदस्य होते हैं। उसमें एक प्रधानमंत्री होता है जो इनके सभी सदस्यों के अध्यक्ष होते हैं तथा प्रधानमंत्री के द्वारा ही 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री जो होते हैं इसमें मनोनीत किए जाते हैं। इसमें सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री भी होते हैं। इसमें जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र शासित प्रदेश जहाँ जहाँ भी विधानसभा चुनाव होता है, जहाँ पे कार्यपालिका है, जहाँ के मुख्यमंत्री है, उन सबको को इसमें शामिल किया जाता है एवं जो संघ राज्य क्षेत्र के जो प्रशासक हैं वो सभी के सभी इसमें शामिल होते हैं। इस परिषद की बैठक जो होती है साल में 3 बार की जाती है। साल में 3 बार इसकी बैठक की जाती है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। यदि प्रधानमंत्री नहीं है तो प्रधानमंत्री के द्वारा ही नियुक्त किया हुआ कोई कैबिनेट स्तर का जो मिनिस्टर होगा, मंत्री होगा, वो इसकी अध्यक्षता करेगा। और दोस्तों, इसकी यह भी शर्त है कि कोई भी बैठक के लिए यह शर्त है कि इसमें कम से कम 10 सदस्यों का होना अनिवार्य है। जब तक 10 सदस्य नहीं होंगे तब तक यह बैठक संपन्न नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को नहीं किया जाएगा, बैठक स्थगित कर दिया जाएगा यदि 10 सदस्य नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, बोलता है कि वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित राज्यों का जो प्रशासन है वो सीधे तौर पे संभालता है। भारत के राज्यों की अपनी अपनी चुनी हुई सरकारें होती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जो होता है वो सीधे सीधे भारत सरकार के शासन होता है, उस पर सीधे सीधे भारत सरकार का शासन होता है। भारत का राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश का एक सरकारी प्रशासक या जिसको कि उपराज्यपाल कहते हैं नामित करता है। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, नया नया जम्मू कश्मीर और लद्दाख। दिल्ली व पांडिचेरी दोनों को अपनी चयनित विधानसभा, मंत्रिमंडल और कार्यपालिका, अपनी चयनित विधानसभा है, अपना मंत्रिमंडल है, अपनी कार्यपालिका है, लेकिन उनकी शक्तियां जो है वो सीमित है और उनके कुछ कानून जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति के विचार और स्वीकृति मिलने पर ही लागू हो सकते हैं। उसमें कुछ ऐसे भी नियम कानून हैं जब तक कि उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं होगी वे लागू नहीं हो सकते हैं। वह किसी भी क्षेत्र को, मतलब राष्ट्रपति जो है वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। उसे अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान के अनुच्छेद जो संविधान की जो धारा है 244 के भाग 1 की जो 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 के भाग 1 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र अभिव्यक्ति का अर्थ ऐसे क्षेत्रों से है, अनुसूचित क्षेत्र अभिव्यक्ति का अर्थ ऐसे क्षेत्र से है जिसे राष्ट्रपति अपने आदेश से अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। संविधान की अनुसूची 5 के पैराग्राफ 6 भाग 2 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी समय राज्य के राज्यपाल की सलाह के बाद एक राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र में वृद्धि का आदेश दे सकती है। राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह के बाद एक राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र में वृद्धि का आदेश दे सकती है, ऐसा राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है। किसी राज्य और राज्यों के संबंध में इस पैराग्राफ के अंतर्गत जारी जो आदेश किए गए हैं, मतलब यहाँ पे जो आदेश दिए गए हैं जिसके आदेश के अनुसार राज्यपाल की मदद से अनुसूचित क्षेत्र में वृद्धि करता है, अगर ऐसे आदेश, इस टाइप के आदेश को राज्य के राज्यपाल की सलाह से निरस्त भी किया जा सकता है। मतलब राज्यपाल से मिलकर के उसने एक सलाह दिया, एक आदेश दिया कि इसको अनुसूचित क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए। बाद में इसको अगर इस आदेश को निरस्त करना है तो भी उसका भी वर्णन इसी
पैराग्राफ में इसका उल्लेख किया गया है कि उसमें क्या है कि राज्यपाल से मिल करके उस चीज़ को फिर निरस्त भी कर सकता है और अनुसूचित क्षेत्र जो है उसको फिर से परिभाषित करने के लिए एक नया आदेश दे सकता है। ऐसा राष्ट्रपति का अधिकार है, ऐसा उसका हक है। तो दोस्तों, हमने आज इस वीडियो में देखा कि भारत के राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ कौन कौन सी है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की अनेकों शक्तियाँ हैं जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आपको हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।